Good afternoon, students. My name is Samar Singh. I am taking this class for the BTU channel, Bikaner Technical University channel. Okay, let us start with understanding what is a business plan. देखिए, एक बिजनेस को रन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उस बिजनेस को स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग इज द एक्चुअल सिचुएशन जो कि एक्चुअली बहुत बिजनेसमैन को यू कैन से कंफ्यूजन और पैनिक में डाल देती है. हाउ टू गेट अ बिजनेस स्टार्टेड एंड रनिंग. द बिगर थिंग इज कि ये जो कंफ्यूजन है ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है एंड रनिंग में उतना नहीं है. एक बार एक चलती हुई बिजनेस हो जाती है तो देन यू कैन ईजीली मैनेज इट. द बिगर थिंग इज starting the business. So you need a plan. You can't just go about कि let us क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर. एक कहावत है. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जब कोई सिचुएशन सामने आएगी तब उसे हैंडल करेंगे. आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसे और किस तरीके से आप अपनी बिजनेस को सेटअप करेंगे. एग्जैक्टली आपका स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान होगा. सो ऑब्वियसली it can be broken down into pieces like marketing steps, finance related steps, operations related steps, operations or production, and human resources related steps. So, एक definition understand करते हैं. A business plan is a blueprint of the step-by-step procedure that would be followed to convert. Step-by-step procedure एक प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है ये जिससे कि एक बिजनेस आइडिया एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बन जाए. सो काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस प्लान के. ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू गिव डायरेक्शंस टू द विजन फॉर्मुलेटेड बाय एंटरप्रेन्योर. जो एंटरप्रेन्योर है उनके द्वारा जो विजन जो है कि एक दिन ऐसी बिजनेस होगी उसको उसको रियल करने के लिए जो डायरेक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो देता है बिजनेस प्लान. सेकेंड पॉइंट इज टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. आई विश टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिवली. ऑब्जेक्टिवली मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. उसमें कोई भी सब्जेक्टिव बात नहीं होती. सब्जेक्टिवली मीन्स कि अपने मन से बोल दिया, अपने अंदाजे से बोल दिया कि हाँ मेरा आइडिया तो काफ़ी सफल होना चाहिए, आई विल गिव इट माई बेस्ट. तो जो बिजनेस है उसका प्रॉस्पेक्ट, उसकी सफल होने की संभावना, उसको उसका मूल्यांकन करना, उसकी सफल होने की संभावना का मूल्यांकन करना ऑब्जेक्टिवली एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से. ऐसा नहीं हो कि किसी का विचार उस पर इफेक्ट करे. सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स, मार्केट की हालात, असली ज़िंदगी, असली दुनिया, उसके आधार पर ये जज करना कि बिजनेस का जो भविष्य है वो ब्राइट है या नहीं है. फिर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. प्लान लागू करने के बाद ये देखना कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितनी यू कैन से प्रगति हमने कर ली है ऑलरेडी इस कार्य को, इस बिजनेस के लॉन्च करने के कार्य को लेकर. तो अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो तो आपको एक्चुअली पता रहेगा कि हम कितना परसेंट आगे बढ़ चुके हैं. 50% वर्क हो चुका है या नहीं, या 50 से ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, कितना ज़्यादा कम. दैट्स इट. टू परसुएड अदर्स टू जॉइन द बिजनेस. काफ़ी सारे अन्य लोग जुड़ते तब हैं जब उन्हें किसी कंसेप्ट में दम लगता है. भले ही वो स्टार्टिंग में यू कैन से एक एंटरप्रेन्योर अकेला होता है, बट धीरे धीरे लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि देर इज़ पोटेंशियल इन द बिजनेस. भले वो इन्वेस्टर हो, भले वो एम्प्लॉय हो, भले वो डायरेक्टर हो, भले वो मैनेजेरियल स्टाफ के हों. तो उन लोगों को ये कन्विंस कराने के लिए कि बिजनेस में पोटेंशियल है,
आप एक बिजनेस प्लान क्रिएट करते हैं और उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये प्लान है हमारा, ये विजन है हमारा, इस तरीके से उसे अचीव करेंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज टू सीक लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब आपको लोन दे रहे होते हैं तो उनकी एक रिस्क होती है। सिक्योर्ड लोन्स हो तो अलग बात है, सिक्योर्ड में दे हैव एसेट्स, they have control over the assets and they can get it transferred in their name by the process of lien. But the thing is, normally speaking, unsecured loans की बात करें तो you have to think that you have to convince the financial institution कि वो आपको मनी प्रोवाइड करे, बिकॉज वहाँ के मैनेजर्स भी यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए ये लोन हमारे लिए। मतलब किसी पर्सन ने लोन ले लिया और उसे लौटाया ही नहीं, इट बिकम्स ए एनपीए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनपीए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की आज भी। तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैनेजर यही सोचता है कि एनपीए नहीं होना चाहिए, और उन्हें कन्विंस करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान। द नेक्स्ट पॉइंट इज to visualize the concept in terms of market availability, organizational, operational and financial feasibility। जो आपका कंसेप्ट है उसको सोचना पड़ेगा, मार्केट अवेलेबिलिटी, ऑर्गेनाइज मार्केट में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या उसके जो असेंबली के जो पार्ट्स हैं वो हमें आराम से मिल जाएंगे इंडिया में जिस जगह आपका प्लांट है उस जगह, या फिर नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, कितना फीजेबल है, कितना वर्केबल है आपका प्लान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके खर्चे आ रहे हैं 7,000 रुपये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और आप मार्केट से 5,000 या 6,000 से ज़्यादा पैसा रेज नहीं कर सकते पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ सफिशिएंट डिमांड। सो द थिंग इज feasibility means possibility, पॉसिबिलिटी और एंड प्रैक्टिकलिटी, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल होना पॉसिबल है या नहीं है, ये आप बिजनेस प्लान के ज़रिए विजुअलाइज करते हैं। जाहिर सी बात है अभी बिजनेस बनी नहीं है, आप ये मन में विजुअलाइज कर रहे हैं कि यहाँ से पार्ट्स लेंगे, इतना उसमें इनपुट ऐड करेंगे और इतने प्रॉफिट पर उसे मार्केट में सेल कर देंगे और डिमांड इन ग्राहकों से बनेगी, एवरीथिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू गाइड द entrepreneur in the actual implementation of the plan। कई बार बिजनेस को क्रिएट करते वक्त एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगला स्टेप क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, और इसकी वजह से जो डिलेज होते हैं इसका उन्हें यू कैन से कीमत चुकानी पड़ सकती है। सो द थिंग इज टू गाइड द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को गाइड करना कि अगला स्टेप क्या है, किस तरीके से आपका प्लान लागू होगा ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन ग्राउंड जीरो। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द प्लान। एक प्लान लिखित में हो तो आप उसे आराम से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स वीकनेस पर भारी हो रही हैं या वीकनेस स्ट्रेंथ्स पर भारी हो रही हैं। ऐसा नहीं हो कि आपके प्लान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हों, कि वीकनेसेस बहुत सारी हों आपके प्लान्स की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये तो खैर इंटरनल चीज़ें हो गई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्वॉट एनालिसिस की इंटरनल जो पोर्शन है वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। द नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट। बाहरी वातावरण में क्या चीज़ें हमारे लिए मौके के रूप में आएंगी और क्या चीज़ें थ्रेट्स के रूप में आएंगी। जैसे कि जो यू कैन से धीरे धीरे अभी यहाँ लिथियम आयन के बैटरी प्लांट्स बनने जा रहे हैं इंडिया में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड थ्रेट्स इज कि डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसको लेकर, ये भी एक थ्रेट है। यू नेवर नो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हर कोई अडॉप्ट करना
नहीं चाहता, ना उसमें कोई लॉन्ग टर्म पोटेंशियल लोग अक्सर देख पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्लैरिफाई आइडियाज एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेसेस, कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में कुछ जगह देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती। कुछ जानकारियां होती हैं हमें, कुछ जानकारियां नहीं होती। कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो हमें कहीं से नहीं मिल सकती, बट कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो कि आप कहीं ना कहीं से पता लगा सकते हैं, अगर आपको पता हो कि ये गैप हमारी जानकारी में है। तो जब आप बिजनेस प्लान लिखते हैं तब ऐसे गैप्स अक्सर सामने आते हैं। ये कुछ ऐसा ही जैसे आप स्टूडेंट्स जब एग्जाम या मिड टर्म्स देते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, या फिर ये मेरा वीक एरिया है, इसे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट इज समवॉट कंपेरेबल टू दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज to identify the resources that would be required to implement the plan। जो जो संसाधन जरूरी हैं किसी भी प्लान को लागू करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जब आप बिजनेस प्लान लिखते हैं। जाहिर सी बात है, हर लेवल पर कितना पैसा खर्च होगा ये आप नोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लॉन्च में ऑब्वियसली ये वो टाइम होता है जब कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है। प्रॉफिट्स तो बहुत बाद में आते हैं, ब्रेक इवन शायद 2 साल में हो, बट ऑन द लॉन्च इट इज़ द टाइम जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ही होता है। इनकम तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती है, देयर इज़ नो इनकम, ओनली एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। सो ये रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है जब आप बिजनेस प्लान लिखित में पेश करते हैं। एंड ऑब्वियसली ओनरशिप अरेंजमेंट्स को लिखित में, डॉक्यूमेंट का यहाँ मतलब है कि उसे लिखित में पेश करना। ओनरशिप अरेंजमेंट्स जो हैं, कौन कितने परसेंटेज का ओनर रहेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, भविष्य में बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकती है। नोट कीजिएगा, आपके बिजनेस में अगर आपका रफ एस्टिमेट अगले 50 साल का नहीं हो तो उस बिजनेस में मत जाइए। एक अच्छा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल बिजनेस। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी पेट्रोल की गाड़ी बनाएंगे, अभी तो बिक रही है, 3 साल बाद उसे गवर्नमेंट बैन करने की सोच रही है, हो सकता है वो बैन भी उठ जाए, तो भी 4 साल से ज्यादा की लाइफ नहीं है। सो यू मस्ट हैव अ रफ प्रोजेक्शन ऑफ द 50 years ahead at least। ऑब्वियसली वो रफ प्रोपोजिशन होगा, वो एक यू कैन से रफ विजन होगा। इट विल नॉट बी एक्यूरेट एंड नो बडी कैन प्रिडिक्ट 50 years, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए। और किस तरीके से आपकी बिजनेस ग्रो करेगी ये आइडिया भी क्लियर होना चाहिए। काफ़ी सारी बिजनेसेस आपने सुना होगा शुरुआत में कम प्राइजेस रखती हैं। कोई मैगजीन छप रही है, शुरुआत में इतना कम प्राइस रखेंगे, 20 रुपीज़ की मैगजीन, लोग देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, कहीं भी मैगजीन खरीद ली, 20 रुपीज़ ओनली। बाद में आपको पता चलता है 1 साल बाद उसका दाम हो गया 60 रुपीज़। अगले साल आपने देखा जब उनकी बिजनेस चल निकली, 150 रुपीज़ की होने लग गई। लगभग वही मैगजीन है, सिर्फ उसका MRP बदलता चला गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल किस तरीके से बिजनेसेस ग्रोथ करती हैं। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ द वे बिजनेसेस ग्रो। तो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ भी क्लियर होनी चाहिए। सो एक बिजनेस प्लान एक एंटरप्रेन्योर को सारे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं किसी भी बिजनेस के, उस पर फोकस करने में हेल्प करता है। हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जो ओवरसी कर दी गई हो, जिनको यू कैन से कि कोई भी बिजनेसमैन उसके नज़रअंदाज कर दिया हो गलती से। बट बिजनेस प्लान जब बनाया जाता है, देन यू कांट इग्नोर थिंग्स, यू हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पैसा कहाँ से आएगा, कौन ये मैन पावर कहाँ से आएगी, कौन शुरुआत में इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, कौन यू कैन से हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेगा। एवरीथिंग यू शुड हैव आंसर्स रेडी टू, और इसीलिए आप बिजनेस प्लान बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली बिजनेस प्लान एक इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है,
ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद भी। तो जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तब आप प्लान करोगे बिजनेस को चला के कैसे रखना है, फिर आपका प्लान बदलेगा। यू विल कंसिडर कि ब्रेक इवन कैसे करना है। शुरुआत में लॉस होता है, आफ्टर दैट यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year, मे बी आफ्टर 3 years sometimes. So how will you start making profits? Then on, you start deciding that if you are making profits, then how will you expand globally or nationally or on a different geographical level. So the thing is, एक बिजनेस प्लान रेडी करना बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट यू शुड नॉट प्रोसीड विद अ बिजनेस प्लान जब आप अपनी बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें। ये उसकी एक प्रोसेस है। दिस इज द बिजनेस प्लान प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्लान प्रिपेयर करने से पहले एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल जो बिजनेस प्लान्स हैं, स्पेशली अगर वो इंडस्ट्री के अंदर अंदर के हों, उन्हें एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। आप एक यू कैन से कॉफ़ी चेन का एस्टैब्लिशमेंट का सोच रहे हैं, तो आप कैफ़े कॉफ़ी डे के बिजनेस प्लान को एक बार देखिए। क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्यों वो इतना अच्छे फेमस हो गए, एंड क्या उन पर प्रेशर्स थे बाय द एंड। आपने सुना ही होगा उनके ओनर वीजी सिद्धार्थ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था कैफ़े कॉफ़ी डे 2019 में। उन्होंने प्रेशर्स में आके सुसाइड कर लिया था। सो द थिंग इज, उन्होंने टैक्सेशन और ये डिपार्टमेंट्स कुछ उनके पीछे पड़ गए थे, इसका उन्होंने रीज़न दिया था, ये रीज़न दिया था उन्होंने सुसाइड के पीछे। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि जो प्लान लोगों ने पहले किया था वो असली में कैसे लागू हुआ। You know, the best way to see 5 years ahead is check a plan which is 5 years old और आज देखो प्लान कहाँ है। तब आपको पता चल जाएगा कि आज जो आप प्लान बनाओगे वो 5 साल बाद कहाँ होगा। तो रिव्यू अवेलेबल बिजनेस प्लान्स। कुछ ऐसे बिजनेस एजम्पशंस होते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ धारणाएं हैं जो हम मान के चलते हैं, जिनके बेसिस पर वो प्लान्स यू कैन से लिखे जाते हैं। इन बिजनेस एजम्पशंस को भी लिखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी बिजनेस 4 साल में एक लीडिंग बिजनेस हो जाएगी इंडिया की, तो उसके कोई ना कोई एजम्पशन ज़रूर हैं। एजम्पशंस ये है कि इकॉनमी ठीक रहनी चाहिए, कोई ऐसा कोई वायरस नहीं फैलना चाहिए, कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों के हाथों में से पैसा नहीं रहे, कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, लोगों का टेस्ट नहीं बदलना चाहिए। और फिर हमें ये सोचना है कि क्या ये एजम्पशन सच होंगे, इनकी कितनी परसेंट चांस है जो आपने एजम्पशंस किए। सो यू हैव टू मेक एजम्पशंस। इससे क्या है, चीज़ें कंक्रीट हो जाती हैं। यू नो, रिसर्च में भी एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है, बिजनेस रिसर्च और एनी काइंड ऑफ रिसर्च फॉर दैट मैटर। एनी हाउ, सो यू स्कैन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे कि आपको स्वॉट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता चलें, so that you may plan your moves accordingly. Business is like a chess game, you can say. और उसके अलावा it is always good to take a professional advice from a known person, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, जो सिमिलर बिजनेस में ऑलरेडी है कुछ सालों से। आप मान लीजिए सीमेंट के प्लांट की सोच रहे हैं, तो पहले एक ऐसे व्यक्ति से जाके बात कीजिए जो ऑलरेडी सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ सालों से हो, किसी भी पोजीशन पे हो, प्रेफरेबली हायर पोजीशन पे हो, जहाँ से उसे बिजनेस का एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए, एक इंसाइट मिल जाए, बिजनेस इंसाइट। सो इससे आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेप कंप्लीट करते हैं। यू आर बेसिकली डन विद द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके आगे you start with the business planning process, the actual business planning process. So business plan की starting होती है first of all with idea generation. Preliminary investigation is complete.
उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ यू हैव टू जनरेट एन आइडिया। सो किसी भी नई बिजनेस को प्रॉब्लम ये है कि उन्हें दूसरों जितना अच्छा नहीं बनना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तान लीवर जितना अच्छा हो गया मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, नहीं, उससे बेटर बनना पड़ेगा। और ये बात कस्टमर को क्लियर करनी पड़ेगी, तब कस्टमर अपने टेस्ट बदलते हैं। मार्केट इज नॉट लाइक अ रेस कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट नंबर 1 आएगा। कई बार अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं भी हों तो भी वो अच्छा कर जाते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है इंटेल और एएमडी, दोनों प्रोसेसर मेकिंग कंपनीज हैं। आज इंटेल का $400 का प्रोसेसर, आप सोचेंगे कि दमदार प्रोसेसर होगा, उसे एएमडी का $120 का प्रोसेसर पीछे छोड़ रहा है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। एएमडी का कोई राइजन प्रोसेसर है, राइजन 7 और समथिंग, $120, लगभग 8-10 हज़ार रुपये, और वो अपने से 3 गुना वैल्यू के प्रोडक्ट को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन इंटेल की अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। हर जगह डीलर के कमीशन एक्स्ट्रा, हर जगह एडवर्टीजमेंट, हर जगह इंटेल इनसाइड का ऐड लगा रखा है। एएमडी का तो कंपनी आम आदमी ने सुनी नहीं होगी, कुछ लोगों ने, तो इंटेल को हर किसी ने सुना है। सो द थिंग इज, प्रोडक्ट का ही अच्छा होना काफ़ी नहीं है। यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर दैट वी आर द बेस्ट। और ये प्रोडक्ट हो सकता है आपको इनिशियली लॉस में सेल करना पड़े। सो यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन द आइडिया, कि वो क्या स्पेशल आइडिया है जो आपके प्रोडक्ट को बेस्ट बना देगा। दैट वेरी स्पेशल, दैट वेरी इनोवेटिव आइडिया जो आपको एक्चुअली एक सिक्का जमा देगा in the industry. See, entrepreneurship is a very, you can say, risky field. It's worse than a kind of lottery because you can lose everything over it. तो आपको बहुत केयरफुली ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जो आप ही दे सकते हो वो नहीं दे पा रहे हो, तो फिर तो भले ही एंटरप्रेन्योर मत बनो, दैट इज बेटर। बट इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू गिव समथिंग स्पेशल, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कंपटीशन। या फिर सेट ऑफ आइडियाज भी हो सकते हैं कि जो वैल्यू दूसरी कंपनी दे रही है उसी को ही मैं हाफ प्राइस पे प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस हाफ प्राइस हाफ होगा या काफ़ी कम होगा कंपटीशन से। सो दिस इज ऑल्सो एन आइडिया, बट द आइडिया शुड बी, यू कैन से इट शुड बी सस्टेनेबल। आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए बिजनेस में, आपका आइडिया अच्छा था, अब सारे कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी कर लिया आपका आइडिया, अब आपके पास कोई स्पेशल बात बची नहीं, तो नाउ कस्टमर्स विल टेक द आइडिया फ्रॉम समवन एल्स। ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हो चुका है। आइडिया छोटी कंपनी लाती है और कॉपी उससे कोई और बड़ी कंपनी कर जाती है बिकॉज उसका पेटेंट नहीं हुआ था, एंड इन द एंड यू एंड अप विद नथिंग। जो छोटी कंपनियां फिर सफर कर जाती है। तो योर आइडिया शुड बी अ बिग सस्टेनेबल वन। एंड ऑब्वियसली ये अलग अलग सोर्सेज हैं आइडियाज के, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज, आप ही का R&D विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग, वो भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके नए आइडियाज़ जनरेट कर सकता है। देन यू हैव योर एम्प्लॉयज़, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, दे कैन गिव यू आइडियाज। एंड देन ऑफ कोर्स डीलर्स, रिटेलर्स, basically your distribution staff, these are the sources of new ideas. They can give you an idea upfront, but अगर आपको आइडिया जनरेट करना हो और ये सब अभी आपके पास नहीं हो, कंज्यूमर्स, कंपनीज एंड ऑल, तो देन दीज आर द मेथड्स: ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर्स या शेड्यूल्स के जरिए। बेसिकली यू आर डूइंग रिसर्च फ्रॉम कंज्यूमर्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज, डीलर्स, रिटेलर्स, invitation of ideas through advertisements,
mails, internet, and of course value addition to the current products and और सर्विसेज, मतलब क्या वैल्यू एडिशन किया जा जो हो रहा है ऑलरेडी अभी फिलहाल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, उनसे भी अक्सर नए आइडियाज लग जाते हैं. सो दीज आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स and obviously there is market research and commercializing inventions. Market research is doing research on the market, surveys करना मार्केट में, पता लगाना कस्टमर क्या चाहता है, पता लगाना कि सेलर्स क्या चाहते हैं, मिडिलमैन क्या चाहते हैं, मिडिलमैन कस्टमर्स के बारे में क्या जानते हैं. देन देयर इज ऑब्वियसली दिस ऑप्शन कमर्शलाइजिंग इन्वेंशन. कोई आपने नई चीज का आविष्कार किया हो, उसे कमर्शलाइज कर दो, उसके पैसे बनाओ. एंड दिस इज वन एग्जाम्पल, वन मोर पॉइंट, सॉरी, which you can say it is a kind of generation of ideas. पहले कॉन्टेस्ट्स भी होते थे बिजनेस आइडियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे स्टार टीवी पर होता था बिजनेस बाजीगर, जिसमें लोग अपने बिजनेस प्लान को सामने लाते थे एंड ऑब्वियसली उसके लिए इन्वेस्टर्स भी उन्हें, क्योंकि टीवी पर तो आ ही चुके हैं, तो उन्हें अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते थे. सो बेस्ट बिजनेस प्लान को रिवॉर्ड मिलता था. अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि नए और बहुत सारे आइडियाज़ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि अच्छे आइडियाज़ को तो हम रिटेन करके रखें, अपने सामने रखें, आंखों के सामने, और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ या ऐसे आइडियाज़ जो सफल नहीं हो सकते या सफलता नहीं दिला सकते, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए. नोट कीजिएगा कि आप पूरे आइडियाज़ का पिटारा लेकर आगे नहीं चल सकते. वो चंद कुछ लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं जो कि चेंज क्रिएट करते हैं वर्ल्ड में. देन जब आपने अपना आइडिया फाइनलाइज कर लिया, वो बड़ा यू कैन से कंसेप्ट फाइनलाइज कर लिया कि जिसके बेसिस पर आप इस मार्केट में अपनी जगह बनाएंगे, देन ऑब्वियसली देयर इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. आप अपने एनवायरमेंट के अलग अलग वेरिएबल्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं. बट सिंस यू डोंट हैव अ बिजनेस राइट नाउ, ये बिजनेस प्लानिंग का स्टार्टिंग की स्टेप्स है, तो क्योंकि बिजनेस नहीं है तो देयर वोंट बी मच ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट. द इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, लाइक दीज सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक चेंजेस जो कि हो रहे हैं वातावरण में, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और यही डिटरमाइन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स आपको कैसे मिलेगा और ये कितने समय तक, भविष्य तक मिलता रहेगा. आप सोच रहे हैं पेपर इंडस्ट्री में एंटर होने की, क्या आप अपने पेपर्स, किसी भी तरह के स्टेशनरी पेपर्स, रजिस्टर्स, ये सब प्रिंट कराएंगे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको सरकार पेड़ काटने की इजाज़त देगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा. आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी प्राइवेट ज़मीन पे तो पेड़ काट सकते हो, बट फिर आपको इतनी बड़ी प्राइवेट ज़मीन खरीदनी पड़ेगी. तो यू हैव टू वर्क थिंग्स आउट. एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर कोई, मान लीजिए इसी एग्जांपल को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर कोई पेपर कटिंग, वो सॉरी ट्री कटिंग के लिए आपको कोई प्राइवेट पर्सन एग्री कर भी जाए, या आपने किसी करप्शन का इस्तेमाल करते हुए आपने किसी को रिश्वत दे के पेड़ वगैरह कट करने के लिए परमिशन ले भी ली, तो हाउ सस्टेनेबल इज इट, कितने वक्त तक ऐसा चल पाएगा और उसके आगे क्या होगा, यह आपको सोचना ज़रूरी है. तो एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन्ड वेरी वेल. एनवायरनमेंट में ही आपको वो आंसर मिल जाएगा कि आपका आइडिया अभी तक किसी और ने क्यों ट्राई नहीं किया. अक्सर एंटरप्रेन्योर्स अपने आप से ये पूछते हैं कि मुझे इतना शानदार आइडिया आ गया, अभी तक किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया, क्या कारण है. तो आपको वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ही चांसेस हैं कि पता चल जाए कि क्यों ट्राई नहीं किया. दैट इज द थिंग. सो दीज आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट appraisals. Appraisals means checking, checkup.
जिन्हें आप चेक कर रहे हैं। सोशो कल्चरल अप्रेजल, क्या सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी, क्या सोसाइटी के लोग आपकी कंपनी में वर्क करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में जान के, या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं सोसाइटी में, क्या चीज़ लेटेस्ट है, क्या चीज़ आउटडेटेड हो गई है, ये सब। टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल, टेक्नोलॉजी और उसका जो यू कैन से इंडस्ट्री का जो रिलेशन है ये काफ़ी पुराना है, और ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किसी भी आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज़ कर पाओगे। क्या वो टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में अपने देश में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तो कहाँ से लाएंगे आप? या आपने सुना होगा कि टीवीएस कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल्स परचेज किया अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, इट इज़ ऑफ अप्रैल 2020। तो वो उन्होंने क्यों किया? नॉर्टन एक ख़त्म हो चुकी कंपनी है लगभग, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो एक्चुअली दे आर ऑफ यू कैन से वेरी गुड क्वालिटी। नॉर्टन की एक बहुत ब्रिटिश हिस्ट्री है मोटरसाइकिल्स की। सो टीवीएस को लगा कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। देन देर इज़ इकोनॉमिक अप्रेजल, इकॉनमी कैसी है, कस्टमर किस तरह के प्राइस को पे कर सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए, कितने कस्टमर हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी पे तो खैर हम आगे आएंगे, बट द थिंग इज इकोनॉमी इज composed of the exchange system that we all know. सो एक बार आपने इकॉनमी को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली इसी से ही बनता है आपका सक्सेस वेंचर। देन देयर इज डेमोग्राफिक अप्रेजल। डेमोग्राफिक मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेमोग्राफी का मतलब है कि पूरे पॉपुलेशन की स्टडी होती है। वेरिएबल्स जैसे कि एज प्रोफाइल, डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह कितने लोग ज़्यादा हैं, हरियाणा में जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ ज़्यादा हैं या लेडीज़ के मुकाबले जेंट्स ज़्यादा हैं, राजस्थान में कैसे हैं, जेंडर, एजुकेशन प्रोफाइल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनका पूरा एक स्टडी, दैट इज़ योर डेमोग्राफिक अप्रेजल। और जब ये सर्वेज होते हैं एवरी 10 ईयर्स, 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 में होने की एक्सपेक्टेशन है अगर कोरोना ने इस प्लान के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रेज की हो। तो वी विल नो द नेशनल पॉपुलेशन, हमारी देश की आबादी पता चल जाएगी हमें, एंड ये सारे वेरिएबल्स भी पता चल जाते हैं। देन गवर्नमेंट अप्रेजल, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, कानून जो उनने बनाए हैं, जिस दिशा में गवर्नमेंट जा रही है, जिस तरह की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या उसकी वजह से हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। आप देख ही रहे हैं काफ़ी फोकस आजकल मेक इन इंडिया पे हो गया है कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। सो दैट इज़ वन एग्जांपल हाउ गवर्नमेंट अप्रेजल अफेक्ट्स बिजनेस। आपकी सक्सेस गवर्नमेंट पर डिपेंड हो सकती है। सो एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि इन द स्टार्टिंग देयर इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नो इंटरनल एनवायरनमेंट, बट इन द लेटर स्टेजेस इंटरनल एनवायरनमेंट भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन कर सकता है आपकी सक्सेस को। इसका भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द रॉ मटेरियल, हाउ विल यू डू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होगा, किन तरह की टेक्निक्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स का यूज़ होगा। देन देयर इज़ फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। ये आपके 3 विभाग हैं, इम्पॉर्टेंट जो विभाग हैं प्रोडक्शन के अलावा। ये कैसे यू कैन से आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में यू कैन से हाउ दे वर्क। देन वी कम ऑन टू feasibility एनालिसिस। feasibility एनालिसिस इज कि जब कोई जो भी प्रोजेक्ट है वो फीजेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोजेक्ट इम्प्रैक्टिकल हो, वो प्रैक्टिकल नहीं हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको लॉस में डाल रहा हो, उसमें कस्टमर का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका खुद का नुकसान हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
एंड कोई भी चीज़ जो आप प्लान कर रहे हैं वो होगी या नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक ही सप्लायर हो किसी रॉ मटेरियल का। मान लीजिए आप सोच रहे हैं प्रोसेसर्स बनाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स बनाएंगे, तो उसके लिए आपको चिपसेट्स, प्रोसेसर्स, ये जो आपको मिल रहे हैं ये एक ही सप्लायर है इंडिया में। कल के दिन वो सप्लायर किसी भी वजह से उसकी डेथ हो गई, उसकी बिजनेस बंद हो गई, वो बिजनेस किसी और को सेल करके चला गया, या कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव आ गया, तो आपको इनपुट कहाँ से मिलेगा? फिर भी तो आपको अपनी बिजनेस तो चला के रखनी पड़ेगी ना। द शो मस्ट गो ऑन। सो द फीजिबिलिटी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक हो सके देयर शुड बी मल्टीपल चॉइसेस एंड देयर शुड बी सेफ एरियाज की आप उनमें यू कैन से यू शुड you should be able to venture safely. And then obviously इसमें एक बड़ा हिस्सा है मार्केट एनालिसिस का। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और उसका मार्केट शेयर जो फ्यूचर में हो सकता है उसका एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं ट्विटर्स पे, कि एक बड़ी कंपनी के ट्विटर पेज पे जाके एक यूज़र ने पोस्ट किया कि जितनी आपके सिनेमा में एक पॉपकॉर्न है, सिर्फ एक पॉपकॉर्न, उतने में तो हम नेटफ्लिक्स का साल भर का प्लान ले लेते हैं अनलिमिटेड मूवीज़ के साथ। सो द थिंग इज़ 10 साल पहले अगर कोई कहता कि सिनेमा हॉल इंडस्ट्री को इंटरनेट ख़त्म कर देगा, तो लोग उससे डिसएग्री करते। वो कहते कि इंटरनेट में वो बात ही नहीं है, स्पीड ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बट आज ऐसा एक्चुअली हो गया है। सो द थिंग इज फॉर द फ्यूचर यू एस्टिमेट द पॉसिबल डिमांड एंड द मार्केट शेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं नीचे। मार्केट एनालिसिस नॉट द ओनली पॉइंट, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कस्टमर नहीं तो कुछ नहीं। बिजनेस के लिए कस्टमर ही ज़रूरी है। कस्टमर नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहा। दिस इज हाउ इट हैपन्स। सो ये क्वेश्चन एक स्टडी की जानी चाहिए जिसमें इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाना चाहिए। कौन है कंज्यूमर्स? प्रेजेंट भी, जो ऑलरेडी हैं किसी और कंपनी के ही सही, और प्रोस्पेक्टिव भी, भविष्य में कौन हो सकते हैं आपके कंज्यूमर्स। देन सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की भविष्य में डिमांड ज़्यादा होगी या कम, और अभी प्रेजेंट में कितनी है। यू नीड बोथ, यू ऑब्वियसली नीड बोथ। प्रेजेंट में डिमांड नहीं हुई तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच सकते। इतना फ्यूचरिस्टिक सोचना भी यू कैन से नेगेटिव चला जाता है। जैसे जो कंपनियां 12 साल या 13 साल पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री में आ गई थी, हो सकता है उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया हो, लेकिन जनरली उन्हें सिर्फ लॉस ही मिला है। और आजकल तो कस्टमर्स वो गाड़ियां खरीदते भी नहीं है, बिकॉज जनरली स्पीकिंग कस्टमर्स का भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि इट वॉज नॉट वेरी गुड। देन क्या डिमांड सीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि सारी बिक्री सिर्फ दिवाली के वक्त ही होती हो, या सारी बिक्री सिर्फ गर्मियों में होती हो, जैसे कि एयर कंडीशनर एंड ऑल। सो व्हाट विल यू डू रेस्ट ऑफ द ईयर? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देन जोग्राफिकली डिमांड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन एरियाज में डिमांड ज़्यादा है, किन में कम है, और उसका रीज़न क्या है। यू ऑल्सो ट्राई टू गो इन टू द रीजन। देन कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने को। देन कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग मिक्स क्या है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार तो सबसे बेसिक 4 P's हैं जो मार्केटिंग मिक्स को बनाते हैं। और अभी इसमें और भी चीज़ें जुड़ गई हैं। इसमें जुड़ गया है प्रोसेस, इसमें जुड़ गया है पीपल, इसमें और भी चीज़ें जुड़ गई हैं। सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स किस मार्केटिंग मिक्स से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर वो कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन।
एक बड़ा रीज़न कि हीरो कंपनी नंबर 1 है पूरे यू कैन से इंडिया की, उसके पीछे एक कारण हो सकता है कि उनकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, डीलरशिप्स। हर शहर में हीरो का शोरूम, छोटे से छोटे टाउन में हीरो का शोरूम है। दैट मीन्स उनका प्लेस वाला जो एस्पेक्ट है मार्केटिंग मिक्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी रिलायबल है। हीरो कंपनी ने अपनी रेपुटेशन डेवलप की है कि उसकी गाड़ियां अक्सर रिलायबल होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं आसानी से। सो ये मार्केटिंग मिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू, इट वुड बी बेटर इफ़ यू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ ऑल योर कॉम्पिटिटर्स कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इस मामले में ये कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। देन सेवेंथ पॉइंट इज व्हाट मार्केटिंग मिक्स वुड द कंज्यूमर्स एक्सेप्ट। आपकी कंपनी से या आपसे कौन से मार्केटिंग मिक्स को कंज्यूमर्स एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी तरफ पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। इट शुड नॉट लुक लाइक अ चीपर वर्जन ऑफ XYZ कंपनी। ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई प्रतियोगी कंपनी XYZ, उन्होंने कोई मार्केटिंग मिक्स अपनाया तो आपने उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन यूज़ कर लिया। उनके लिए कोई चीज़ काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए करे। तो यू हैव टू थिंक इन द वे कि योर न्यू कस्टमर्स और द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु विल शिफ्ट फ्रॉम अदर कंपनीज, वो किस तरह के मार्केटिंग मिक्स को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए रिसर्च की तो ज़रूरत पड़ती ही है। रिसर्च इज़ नॉट लाइक मैंने अपने मन से एक आर्टिकल लिख दिया, नहीं। रिसर्च इज़ डू अ प्रॉपर सर्वे। 100 लोगों से पूछिए, उनमें से 100 में से 90 का जो जवाब है वो एक मेजॉरिटी का जवाब है। उस जवाब के अनुसार आगे बढ़िए। सैंडिस्क कंपनी हो सकता है ये सोचे कि उसके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी हैं। जब वो कस्टमर से पूछती है तो उन्हें ये पता चलता है कि पेन ड्राइव अपने आप में तो हाई क्वालिटी है, वो तो कभी ख़राब नहीं होती, लेकिन उसके जो मैकेनिज़्म्स है, स्लाइड मैकेनिज़्म, शिफ्टिंग मैकेनिज़्म, खोलने का मैकेनिज़्म, वो अक्सर पहले ख़राब हो जाता है। या आपने काफ़ी सैंडिस्क की पेन ड्राइव्स में देखा भी होगा। तो ये चीज़ें कंपनी हो सकता है अंदाज़ा नहीं लगा पाए, कस्टमर बोलता है तब उन्हें अंदाज़ा लगता है। सो मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। Okay, I conclude this lecture here. We will continue on with the other topics in the next lecture. Wish you all the best. Thank you.